तो नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं मैस्ट्रो नाम की इस अपकमिंग मूवी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये जो मूवी है अभी सिनेमा हॉल्स में रिलीज़ हुई है और इसके बाद अब इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर उतारा जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में आपको सारी कुछ जानकारी देने वाले हैं, किस कंट्री के अंदर अवेलेबल है सिनेमा हॉल्स में और आपको ये वर्ल्ड वाइड कब नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। पूरी जानकारी इस मूवी के बारे में मैं आपको दूंगा। पहले रेटिंग में आपको बता दूं, इस मूवी की रेटिंग लगभग 7.8 की है और साथ ही साथ इस मूवी की लेंथ है तकरीबन 1 घंटा 9 मिनट। तो इस मूवी के बारे में मैं आपको सारी कुछ जानकारी बताऊं उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियो जी उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों, इसके बारे में मैंने आपको सारी कुछ जानकारी एक तरह से पार्ट पार्ट करके, एक तरह से छोटे छोटे पार्ट कर कर मैंने आपको बताई है, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों, इसके बारे में अब बेसिक डिटेल से जानना चालू करते हैं। मेस्ट्रो एक 2023 अमेरिकी जीवनी ड्रामा फिल्म है जो अमेरिकी संगीतकार लियोनार्ड बर्नस्टीन और उनकी पत्नी फेलिशिया मोंटेलेग्रे के बीच संबंधों पर केंद्रित है। इसका निर्देशन ब्रैडली कूपर ने किया था। इसकी पटकथा उन्होंने जोश सिंगर के साथ लिखी थी। इसका निर्माण कूपर, स्टीवन स्पीलबर्ग, क्रिस्टी मैकोस्को क्राइगर, फ्रेड बर्नर और एमी डर्निंग द्वारा किया गया था। फिल्म में केरी मुलिगन ने मोंटेलेग्रे की भूमिका निभाई है और कूपर ने बर्नस्टीन की भूमिका निभाई है। मैट बोमर, माया हॉक और सारा सिल्वरमैन सहायक भूमिका में दिखाई देते हैं। मेस्ट्रो का प्रीमियर 2 सितंबर 2023 को 80वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ, जहां इसे गोल्डन लायन के लिए नामांकित किया गया था। 20 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने से पहले फिल्म को 22 नवंबर 2023 को सीमित नाटकीय रिलीज मिली। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और इसे नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू और अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट द्वारा 2023 की शीर्ष 10 फिल्मों में से एक नामित किया गया। 4 इसे 4 गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों के लिए भी नामांकित किया गया है। कथानक: फिल्म लियोनार्ड बर्नस्टीन के लेखन के एक शिलालेख के साथ शुरू होती है, जिसमें कहा गया है, कला का एक काम सवालों का जवाब नहीं देता है, यह उन्हें उकसाता है, और इसका मूल अर्थ विरोधाभासी उत्तरों के बीच तनाव में है। शुरुआती दृश्य में लगभग 70 साल के लियोनार्ड को अपने घर में फिल्माए जा रहे और साक्षात्कार के दौरान पियानो पर अपने ओपेरा ए क्वाइट प्लेस का एक दृश्य बजाते हुए दिखाया गया है। 6 खेलना समाप्त करने के बाद वह अपनी कई वर्षों की पत्नी फेलिशिया द्वारा उस पर छोड़े गए महत्वपूर्ण प्रभाव के बारे में संक्षिप्त विवरण साझा करता है और उसके भूत को देखने का उल्लेख करता है। 1943 में वापस लौटते हुए और श्वेत श्याम फिल्मांकन की ओर बढ़ते हुए बर्नस्टीन तब 25 वर्ष के थे और न्यूयॉर्क फिल्हार्मोनिक के सहायक कंडक्टर के रूप में न्यूयॉर्क शहर में रह रहे थे। जब ब्रूनो वाल्टर बीमार पड़ गए तो उन्होंने अचानक फिल्हार्मोनिक के साथ अपने संचालन की शुरुआत की। बर्नस्टीन एक विकल्प के रूप में असाधारण हैं और दर्शकों से उत्साहपूर्ण स्वागत का आनंद लेते हैं। इस समय बर्नस्टीन शहनाई वादक डेविड ओपेनहेम के साथ रुक रुक कर रोमांटिक और यौन संबंध में है। हालांकि उसकी समलैंगिकता जल्द ही बदल जाती है जब उसकी मुलाकात एक पार्टी में एक महत्वाकांक्षी अभिनेत्री फेलिशिया मोंटेलेग्रे से होती है। वे डेटिंग करना और एक साथ सोना शुरू करते हैं और अंततः शादी करते हैं और उनके 3 बच्चे होते हैं, जेमी, अलेक्जेंडर और नीना। 1950 के दशक के मध्य तक लियोनार्ड और फेलिशिया लोगों की नज़रों में बेहद समृद्ध जीवन जी रहे थे। लियोनार्ड ने कैंडाइड और वेस्ट साइड स्टोरी सहित कई सफल ओपेरा और ब्रॉडवे संगीत की रचना की थी। वे भव्य पार्टियों का आयोजन करने लगते हैं। फेलिशिया लियोनार्ड की समलैंगिक प्रवृत्तियों के बारे में उठाई गई चिंताओं का मुकाबला करती है, इस बात पर जोर देती है कि वह उसकी पत्नी के रूप में उस पर नियंत्रण रखती है। हालांकि जैसे जैसे साल बीतते हैं,
लियोनार्ड का पुरुषों के साथ मेलजोल, साथ ही उसका शराब और मादक द्रव्य का सेवन उनकी शादी पर गहरा प्रभाव डालता है। ये मुद्दे तब और जटिल हो जाते हैं जब जेमी अपने पिता के मामलों के बारे में फुसफुसाहट सुनती है और लियोनार्ड ईर्ष्या से प्रेरित होकर जो कुछ भी उसने सुना है उसे महज अफवाहों के रूप में नकारने की कोशिश में केवल अपनी बेटी के संदेह को बढ़ाता है। अंत में थैंक्सगिविंग के एक दिन जब लियोनार्ड एक बेंडर से देर से डकोटा में अपने अपार्टमेंट में घर लौटता है तो उसके और फेलिशिया के बीच एक विस्फोटक बहस होती है, जहां वह जोर देकर कहती है कि उसके दिल में नफरत है और अगर वह जारी रहा तो वह एक अकेली बूढ़ी रानी के रूप में मर जाएगी अपने वर्तमान पथ पर। फिर भी 1971 में लियोनार्ड की मास रचना के माध्यम से यह जोड़ा शादीशुदा बना हुआ है। 1973 में बर्नस्टीन ने इंग्लैंड के एली कैथेड्रल में एक शानदार प्रदर्शन में महलर की पुनरुत्थान सिम्फनी का आयोजन किया। हंगामेदार स्वागत के बीच फेलिशिया ने लियोनार्ड के साथ मेल मिलाप किया और जोर देकर कहा कि उसके दिल में कोई नफरत नहीं है। कुछ साल बाद फेलिशिया को फेफड़ों के कैंसर का पता चला। सर्जरी और आक्रामक कीमोथेरेपी के बावजूद उसकी हालत बिगड़ती गई और 1978 में लियोनार्ड की बाहों में उसकी मृत्यु हो गई। दुहक से उबरने के बाद लियोनार्ड और बच्चों ने कुछ ही समय बाद अपना भव्य घर छोड़ दिया। बर्नस्टीन को 1987 में एक बार फिर से आचरण करने और पार्टी करने की कला सिखाते हुए, साथ ही अपने से बहुत छोटे पुरुष छात्रों के साथ संबंध बनाते हुए दिखाया गया है। अंत में साक्षात्कार में लौटते हुए बर्नस्टीन ने स्वीकार किया कि वह फेलिशिया को बहुत याद करता है, इससे पहले कि उसके दिमाग में उसकी जवानी की छवि वापस आ जाती है जो उनके यार्ड में घूम रही है। कास्ट करें। फेलिशिया मोंटेलेग्रे के रूप में कैरी मुलिगन, लियोनार्ड बर्नस्टीन के रूप में ब्रैडली कूपर, डेविड ओपेनहेम के रूप में मैट बोमर, जेमी बर्नस्टीन के रूप में माया हॉ, शर्ली बर्नस्टीन के रूप में सारा सिल्वरमैन, जेरोम रॉबिन्स के रूप में माइकल उरी, आरोन कोपलैंड के रूप में ब्रायन क्लुगमैन, टॉमी कोथरान के रूप में गिदोन ग्लिक, अलेक्जेंडर बर्नस्टीन के रूप में सैम निवोला, सिंथिया ओनील के रूप में मिरियम शोर, नीना बर्नस्टीन के रूप में एलेक्सा स्विंटन, जॉन ग्रुएन के रूप में जोश हैमिल्टन, मिंडी वेगर के रूप में जाचरी बूथ, जून गेबल बूढ़ी औरत के रूप में। उत्पादन विकास। यह परियोजना पैरामाउंट पिक्चर्स में विकास में थी। शुरुआत में मार्टिन स्कोर्सेसे ने फिल्म का निर्देशन करने की योजना बनाई थी। उन्होंने द आयरिशमैन पर काम करने के लिए निर्देशक के रूप में पद छोड़ दिया, जिससे ब्रैडली कूपर को मई 2018 में निर्देशक के रूप में फिल्म में शामिल होने और बर्नस्टीन के रूप में अभिनय करने की अनुमति मिली। स्कोर्सेसे स्टीवन स्पीलबर्ग के साथ निर्माता के रूप में बने रहे। साथ स्पीलबर्ग भी शुरू में फिल्म का निर्देशन करने पर विचार कर रहे थे और उन्होंने अभिनय के लिए कूपर से संपर्क किए था, लेकिन ए स्टार इज बॉर्न की स्क्रीनिंग के बाद उन्होंने कूपर को निर्देशक पद की पेशकश की। 8 जनवरी 2020 में परियोजना को नेटफ्लिक्स में स्थानांतरित कर दिया गया। फिल्मांकन 2021 में शुरू होने की उम्मीद है। 9-10 कास्टिंग। सितंबर 2020 में कैरी मुलिगन के कलाकारों में शामिल होने के साथ परियोजना को मेस्ट्रो शीर्षक दिया गया था। यह भी घोषणा की गई थी कि फिल्मांकन 2021 के वसंत में शुरू होगा। 11 अक्टूबर में जेरेमी स्ट्रॉन्ग जॉन ग्रुएन के रूप में कलाकारों में शामिल हुए, लेकिन बाद में शेड्यूलिंग संघर्ष के कारण बाहर हो गए। 12-13 मार्च 2022 में मैट बोमर कलाकारों में शामिल हुए। 14 बोमर की पुष्टि अप्रैल में की जाएगी, साथ ही माया हॉक को भी कास्ट किए जाने की घोषणा की जाएगी। 15 जून में सारा सिल्वरमैन को बर्नस्टीन की
बहन शर्ली की भूमिका निभाने के लिए घोषित किया गया था। 16 फरवरी 2023 में माइकल उरी को फिल्म में जेरोम रॉबिन्स के रूप में प्रदर्शित होने की घोषणा की गई थी। 17 अप्रैल 2023 में यह बताया गया कि मिरियम शोर कलाकारों का एक हिस्सा थी। 18, 19, 20 फिल्मांकन 5 अप्रैल 2021 को लॉस एंजल्स में शुरू होने की उम्मीद थी। 21 हालांकि इसकी शुरुआत मई 2022 में हुई। 15-22 उत्पादन 21 से 26 मई के बीच टैंगलवुड में हुआ। 23 और न्यूयॉर्क शहर में। फिल्मांकन 20 से 22 अक्टूबर के बीच इंग्लैंड के एली कैथेड्रल में भी हुआ। 24 साउंड ट्रैक मुख्य लेख मेस्ट्रो साउंड ट्रैक मेस्ट्रो में बर्नस्टीन की रचनाएं शामिल हैं जिन्हें कूपर ने चुना था। उन टुकड़ों को लंदन सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा द्वारा लंदन सिम्फनी कोरस द्वारा कुछ कोरल प्रदर्शन के साथ प्रदर्शित किया गया था, जिसका संचालन यानिक नेजेट सेगुइन ने किया था, जिन्होंने कूपर के संचालन कोच के रूप में भी काम किया था। साउंड ट्रैक से पहले 20 अक्टूबर को एकल के रूप में महलर के सिम्फनी नंबर 2 पुनरुत्थान के समापन का एक अंश शामिल किया गया था। पूर्ण साउंड ट्रैक 10 नवंबर को डॉचे ग्रामोफोन द्वारा डिजिटल रूप से जारी किया गया था और 1 दिसंबर को भौतिक रूप से जारी किया गया था। 25 प्रस्तावना के दौरान पियानो पर बर्नस्टीन द्वारा बजाया गया संगीत उनके 1983 के ओपेरा ए क्वाइट प्लेस से आता है, जिसमें एक बेकार परिवार को दर्शाया गया है, जिसमें एक अलग समलैंगिक बेटा भी शामिल है, जिसकी मां की हाल ही में मृत्यु हो गई है। 6 रिलीज मेस्ट्रो का प्रीमियर 2 सितंबर 2023 को 80वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ, जहां इसे गोल्डन लायन के लिए नामांकित किया गया था। 26 अक्टूबर 2023 को न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल के स्पॉटलाइट कार्यक्रम के हिस्से के रूप में इसे एक भव्य स्क्रीनिंग मिली, जिससे यह नए डेविड गेफेन हॉल में प्रीमियर आयोजित करने वाली पहली फिल्म बन गई। कूपर ने कार्यक्रम में भाग लिया, लेकिन 2023 SAG-AFTRA हड़ताल के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों के कारण फिल्म के बाद प्रश्नोत्तरी में भाग नहीं लिया। 27-28 इसक के अतिरिक्त मेस्ट्रो ने BFI लंदन फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शन किया और AFI फेस्ट का समापन किया। 29-30 फिल्म 20 दिसंबर 2023 को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने से पहले 22 नवंबर 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका में सीमित नाटकीय रिलीज शुरू हुई। 31 स्वागत बॉक्स ऑफिस हालांकि नेटफ्लिक्स सार्वजनिक रूप से बॉक्स ऑफिस की कमाई की रिपोर्ट नहीं करता है, इंडीवायर ने अनुमान लगाया है कि फिल्म ने अपने शुरुआती सप्ताहांत में 8 थिएटरों से लगभग $2 लाख और 5 दिवसीय थैंक्सगिविंग फ्रेम में कुल $3 लाख कमाए, जो इसे कंपनी के लिए सबसे सफल शुरुआत बना देगा। कम से कम 2019 से 32 आलोचनात्मक प्रतिक्रिया समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 227 आलोचकों में से 81% समीक्षाएं सकारात्मक हैं, जिनकी औसत रेटिंग 7.5/10 है। वेबसाइट की सर्वसम्मति में लिखा है, शक्तिशाली प्रदर्शनों की एक जोड़ी के नेतृत्व में मेस्ट्रो एक जबरदस्त प्रतिभा के जीवन और विरासत का एक प्रेरक अवलोकन प्रस्तुत करता है। 33 मेटाक्रिटिक, जो एक भारित औसत का उपयोग करता है, ने 56 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 78 का स्कोर दिया, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। 34 BBC कल्चर के निकोलस बार्बर ने लिखा, मेस्ट्रो ने कूपर के निर्देशन में बनी पहली फिल्म ए स्टार इज बॉर्न में जो सुझाव दिया था, उसकी पुष्टि करता है। उनकी महत्वाकांक्षाएं आसमान छूती हैं और उन महत्वाकांक्षाओं को पूरी कुशलता के साथ पूरा करने के लिए उनके पास तकनीकी प्रतिभा और बड़े दिल वाली ईमानदारी है।
35 हॉलीवुड रिपोर्टर के डेविड रूनी ने इसे एक जटिल विवाह की स्तरित परीक्षा कहा और विशेष रूप से मुलिगन के दिल तोड़ने वाले प्रदर्शन की सराहना की। 36 कृत्रिम आलोचना। मई 2023 में फिल्म के सेट से तस्वीरें जारी होने और उसके बाद अगस्त में ट्रेलर जारी होने के बाद कूपर द्वारा बर्नस्टीन, जो यहूदी था, को चित्रित करने के लिए एक बड़ी कृत्रिम नाक का उपयोग किया गया था कि कुछ लोगों ने ज्यूफेस के उदाहरण के रूप में आलोचना की थी। 37 द हॉलीवुड रिपोर्टर के मुख्य टेलीविजन आलोचक डैनियल फेनबर्ग ने एक ट्विटर पोस्ट में कूपर के साथ साथ कोस्टा रिकन चिली में परिवर्तित यहूदी के रूप में ब्रिटिश गैर यहूदी मुलिगन की कास्टिंग की आलोचना की। एक फिल्म के लिए बहुत सारे जातीय कॉस्प्ले। 38 अंग्रेजी यहूदी अभिनेत्री ट्रेसी एन ओबरमैन ने लिखा है कि यदि कूपर अकेले अभिनय के बल पर भूमिका नहीं निभा सकता तो उसे कास्ट न करें, एक यहूदी अभिनेता को लें। उन्हें लगा कि जैसे कूपर ने 19वीं सदी के एक ब्रिटिश व्यक्ति जोसेफ मेरिक का किरदार निभाया था, जिसके चेहरे पर गंभीर विकृति थी, बिना प्रोस्थेटिक्स के, तो फिर उसे प्रोस्थेटिक्स के बिना एक यहूदी व्यक्ति का किरदार निभाने में सक्षम होना चाहिए। 37 बर्नस्टीन के बच्चों ने उन्हें चित्रित करने के लिए कूपर द्वारा कृत्रिम मेकअप के उपयोग का बचाव किया और कहा कि उन्होंने पूरी फिल्म निर्माण प्रक्रिया के दौरान कूपर के साथ काम किया और उनके पिता को इससे कोई दिक्कत नहीं होती। 39 एंटी डिफेमेशन लीग ने यहूदियों के ऐतिहासिक मीडिया चित्रण को बड़ी, झुकी हुई नाक वाले दुष्ट कार्टून के रूप में देखा, लेकिन कहा कि यह फिल्म, जो एक बायोपिक है, वैसी नहीं है। 1940 सितंबर 2023 में कृत्रिम अंग बनाने वाले काज़ुहिरो ने कहा कि वह आलोचना से आश्चर्यचकित थे, लेकिन अगर उन्होंने कुछ लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है तो उन्हें खेद है। उन्होंने कहा कि हमारा एकमात्र उद्देश्य बर्नस्टीन को यथासंभव प्रामाणिक रूप से चित्रित करना था। 41 द न्यू यॉर्कर ने फिल्म में हीरो द्वारा इस्तेमाल किए गए विशेष प्रभाव वाले मेकअप का बचाव करते हुए एक निबंध प्रकाशित किया और फिल्म की पृष्ठभूमि के इरादों को बताते हुए उसे पिछले 50 वर्षों के शीर्ष 3 या 4 विशेष प्रभाव वाले मेकअप कलाकारों में गिना। इन द शुरुआत में हीरो ने एक कृत्रिम उपचार पर काम किया, जो कूपर के शब्दों में पूरी तरह से लेनी था, लेकिन कूपर ने महसूस किया कि यह वास्तविक नहीं लग रहा था। हम लेनी और मेरे बीच एक माध्यम ढूंढना चाहते थे, उन्होंने समझाया, इसलिए हम इस हाइब्रिड को बन आया। हीरो के लिए फिर से बनाने के लिए सबसे कठिन वर्ष बर्नस्टीन के अंतिम वर्ष थे। जीवन के अंतिम वर्षों में भी बर्नस्टीन चुलबुला था। कूपर ने महसूस किया कि 70 वर्षीय बर्नस्टीन को अभी भी थोड़ा सेक्सी दिखने की जरूरत है। 42 प्रशंसा। पुरस्कार समारोह की तिथि, वर्ग, प्राप्तकर्ता, परिणाम, संदर्भ। अमेरिकी फिल्म संस्थान 12 जनवरी 2024 वर्ष की शीर्ष 10 फिल्में कलाकार जीत गया। 43 ऑस्ट्रेलियन एकेडमी ऑफ सिनेमा एंड टेलीविजन आर्ट्स इंटरनेशनल अवार्ड्स 8 फरवरी 2024 सर्वश्रेष्ठ फिल्म कलाकार लंबित। सर्वोत्तम दिशा ब्रैडले कूपर लंबित। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता लंबित। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कैरी मुलिगन लंबित। कैमरीमेज 18 नवंबर 2023 सुनहरा मेंढक मैथ्यू लिबाटिक मनोनीत। 44 क्रिटिक्स चॉइस मूवी अवार्ड्स 14 जनवरी 2023 उत्तम चित्र कलाकार लंबित। 45 सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ब्रैडले कूपर लंबित। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता लंबित। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कैरी मुलिगन लंबित। सर्वश्रेष्ठ मौलिक पटकथा ब्रैडली कूपर और जोश सिंगर लंबित। सर्वश्रेष्ठ छायांकन मैथ्यू लिबाटिक लंबित। सर्वश्रेष्ठ मेकअप काज़ुहिरो लंबित। सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन मिशेल टेसोरो लंबित। डलास फोर्ट वर्थ फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन 18 दिसंबर 2023 सर्वश्रेष्ठ फिल्म कलाकार 7वां स्थान। 46 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ब्रैडले कूपर 3रा स्थान।
सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कैरी मुलिगन तीसरा स्थान। डबलिन फिल्म क्रिटिक्स सर्कल 18 दिसंबर 2023। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ब्रैडले कूपर 10वां स्थान 47। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ब्रैडले कूपर तीसरा स्थान। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कैरी मुलिगन द्वितीय विजेता। फ्लोरिडा फिल्म क्रिटिक्स सर्कल 21 दिसंबर 2023। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ब्रैडले कूपर लंबित 48। गोथम इंडिपेंडेंट फिल्म अवार्ड्स 27 नवंबर 2023। प्रतीक एवं निर्माता श्रद्धांजलि ब्रैडले कूपर जीत गया 49। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 7 जनवरी 2024। सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा कलाकार लंबित 50। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ब्रैडले कूपर लंबित। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मोशन पिक्चर ड्रामा लंबित। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मोशन पिक्चर ड्रामा कैरी मुलिगन लंबित। हॉलीवुड क्रिएटिव एलायंस 26 फरवरी 2024। उत्तम चित्र कलाकार लंबित 51। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ब्रैडले कूपर लंबित। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता लंबित। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कैरी मुलिगन लंबित। सर्वश्रेष्ठ छायांकन मैथ्यू लिबाटिक लंबित। दोस्तों इसकी एक तरह से बारे में बात की जाए तो इसे रिलीज़ किया गया था 2 सितंबर 2023 को वेनिस के अंदर, और उसी के बाद इसे 22 नवंबर को 2023 के अंदर यानी अभी हाल ही के अंदर इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ साथ इसे नेटफ्लिक्स पर भी रिलीज़ किया जाएगा। और मेन बेस लैंग्वेज की बात की जाए तो इसकी मेन बेस लैंग्वेज लगभग इंग्लिश है, और साथ ही साथ इस मूवी का जो कलेक्शन निकल कर आया है वो $45,000 निकल कर आया, जो कि बहुत कम कलेक्शन है। वो इसकी वजह ये है से कुछ सीमित थिएटरों में ही रिलीज़ किया गया था। बाकी OTT राइट्स नेटफ्लिक्स के पास है, तो नेटफ्लिक्स पर बड़े स्केल पर इसे एक तरह से रिलीज़ किया जाएगा और 22 नवंबर को ये आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों इसके बारे में मैंने आपको कई जानकारियाँ दी है और अब आगे हम कास्टिंग के बारे में डिस्कशन करते हैं। ब्रैडली चार्ल्स कूपर, जन्म 5 जनवरी 1975, एक अमेरिकी अभिनेता और फिल्म निर्माता हैं। उन्हें 9 अकादमी पुरस्कारों, 8 गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों और 1 टोनी पुरस्कार के लिए नामांकन के अलावा 1 ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार और 2 ग्रैमी पुरस्कारों सहित विभिन्न पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता हैं। कूपर फोर्ब्स सेलिब्रिटी 100 में 3 बार और 2015 में टाइम की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल हुए। उनकी फिल्मों ने दुनिया भर में $11 बिलियन की कमाई की है और उन्हें दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले अभिनेताओं की वार्षिक रैंकिंग में 4 बार जगह मिली है। 1999 में टेलीविजन श्रृंखला सेक्स एंड द सिटी में अतिथि भूमिका के साथ अपना करियर शुरू करने के बाद कूपर ने 2000 में एक्टर्स स्टूडियो में MFA कार्यक्रम में दाखिला लिया। उन्होंने अपनी फिल्म की शुरुआत कॉमेडी वेट हॉट अमेरिकन समर 2001 से की और टेलीविजन श्रृंखला अलियास 2001-2006 में विल टिपिन के रूप में उन्हें कुछ पहचान मिली। शो में उनकी भूमिका को कम करने के बाद उन्हें करियर पर संदेह होने लगा, लेकिन कॉमेडी फिल्म वेडिंग क्रैशर्स 2005 में सहायक भूमिका के साथ उन्हें कुछ पहचान मिली। उन्हें द हैंगओवर 2009 में सफलता मिली, जो एक समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल कॉमेडी थी, जिसने 2011 और 2013 में 2 सीक्वल बनाए और उनका करियर लिमिटलेस 2011 और द प्लेस बियॉन्ड द पाइन्स 2012 में अभिनीत भूमिकाओं के साथ आगे बढ़ा। कूपर को रोमांटिक कॉमेडी सिल्वर लाइनिंग्स प्लेबुक 2012, ब्लैक कॉमेडी अमेरिकन हसल 2013 और युद्ध बायोपिक अमेरिकन स्नाइपर 2014 से बड़ी सफलता मिली, जिसका उन्होंने निर्माण भी किया था। इन फिल्मों में उनके काम के लिए उन्हें 4 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। 2014 में उन्होंने दी एलिफेंट मैन के ब्रॉडवे पुनरुद्धार में जोसेफ मेरिक की भूमिका निभाई। एक नाटक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए टोनी पुरस्कार के लिए नामांकन प्राप्त किया और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में रॉकेट को आवाज देना शुरू किया। 2018 में कूपर ने म्यूजिकल रोमांस ए स्टार इज बॉर्न का निर्माण, लेखन, निर्देशन और अभिनय किया।
उन्होंने फिल्म के लिए 3 ऑस्कर नामांकन अर्जित किए, साथ ही इसके यूएस बिलबोर्ड 200 नंबर 1 साउंड ट्रैक और इसके चार्ट टॉपिंग लीड सिंगल शैलो में अपने योगदान के लिए 1 बाफ्टा पुरस्कार और 2 ग्रैमी अर्जित किए। उन्होंने थ्रिलर जोकर 2019 और नाइटमेयर एले 2021 के निर्माण के लिए अकादमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त किया। कूपर ने तब से जीवनी नाटक मेस्ट्रो 2023 का निर्देशन किया है, जिसमें उन्होंने लियोन आर्ड बर्नस्टीन के रूप में अभिनय किया है। मीडिया द्वारा सेक्स सिंबल का लेबल लगाए गए कूपर को 2011 में पीपुल मैगजीन का सेक्सिएस्ट मैन अलाइव नामित किया गया था। वह कई चैरिटी का समर्थन करते हैं जो कैंसर से लड़ने में मदद करते हैं। कूपर ने थोड़े समय के लिए अभिनेत्री जेनिफर एस्पोसिटो से शादी की थी और मॉडल इरिना शायक के साथ उनके रिश्ते से उनकी एक बेटी है। प्रारंभिक जीवन। कूपर का जन्म 5 जनवरी 1975 को फिलाडेल्फिया के पास एबिंगटन टाउनशिप में हुआ था और वे जेनकिनटाउन और रिडाल के नज़दीकी समुदायों में पले बढ़े। 3-4-5 उनकी मां ग्लोरिया नी कैम्पानो 6 के YW टीवी में काम करती थीं, जो उस समय फिलाडेल्फिया की NBC सहयोगी थी। 3 उनके पिता चार्ल्स कूपर मेरिल लिंच के लिए स्टॉक ब्रोकर के रूप में काम करते थे। 6 कूपर के पिता आयरिश वंश के थे, जबकि उनकी मां इतालवी वंश अब्रूजो और नेपल्स से की थीं। 7 उनकी एक बड़ी बहन है, होली। 8 उनके जन्म के तुरंत बाद उनके कान में कोलेस्टीटोमा हो गया था और जब उन्होंने कम उम्र में गोता लगाना शुरू किया तो उनके कान का पर्दा फट गया। 9 द एक्टर्स स्टूडियो की तस्वीर। एक्टर्स स्टूडियो, जहां कूपर ने अभिनेता बनने के लिए प्रशिक्षण लिया। खुद को एक बच्चे के रूप में वर्णित करते हुए कूपर ने कहा है, मैंने कभी ओह तुम बहुत अच्छे दिखते हो का जीवन नहीं जिया। जब मैं छोटा था तो लोग सोचते थे कि मैं एक लड़की हूं, क्योंकि मैं एक लड़की की तरह दिखती थी, शायद इसलिए कि मेरी माँ मेरे बाल सचमुच लंबे रखती। 10 उन्होंने बास्केटबॉल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और खाना पकाने का आनंद लिया। किंडरगार्टन के बाद मेरे दोस्त आते थे और मैं उनके लिए खाना बनाता था। फ्रिज में जो कुछ भी था उसे लेने और उसे लसगना में बदलने में मुझे गर्व होता था। 11 वह शुरू में वैली फोर्ज मिलिट्री अकादमी में भाग लेना चाहते थे और निंजा बनने के लिए जापान जाना चाहते थे। 12 कम उम्र में उनके पिता ने उन्हें दी एलिफेंट मैन जैसी फिल्मों से परिचित कराया। 8 जिसने उन्हें अभिनेता बनने के लिए प्रेरित किया। 13 गैर अभिनेताओं के परिवार से आने वाले कूपर का कहना है कि उनके माता पिता शुरू में चाहते थे कि वह वित्त में अपना करियर बनाएं और वे अभिनय के खिलाफ थे, लेकिन अंततः जब उन्होंने कूपर को जोसेफ मेरिक की भूमिका निभाते हुए देखा तो उनकी धारणा बदल गई। नाटक हाथी आदमी। 8-14 जर्मनटाउन अकादमी में भाग लेने के दौरान उन्होंने फिलाडेल्फिया डेली न्यूज़ में काम किया। 15 उनका कहना है कि स्कूल में वह न तो सबसे चतुर व्यक्ति थे और न ही सबसे अच्छे बच्चे और वास्तव में उनके पास कुछ भी नहीं था। 161993 में हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय में स्थानांतरित होने से पहले कूपर ने 1 साल के लिए विलानोवा विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जहां उन्होंने अंग्रेजी में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और फ्रेंच में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 17-18 कूपर ने 1997 में जॉर्जटाउन से कला स्नातक की डिग्री के साथ सम्मान के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 5-19 वह जॉर्जटाउन होयस रोइंग टीम के सदस्य थे और नोमैडिक थिएटर के साथ अभिनय करते थे। 20-21 जॉर्जटाउन में रहते हुए कूपर फ्रेंच भाषा में पारंगत हो गए और एक्स-एन-प्रोवेंस फ्रांस में एक विनिमय छात्र के रूप में 6 महीने बिताए। 2-2-1999 में अपने टेलीविजन डेब्यू सेक्स एंड द सिटी में उन्होंने सारा जेसिका पार्कर के साथ एक संक्षिप्त भूमिका निभाई।
23 कूपर ने बाद में पर्यटन श्रृंखला ग्लोब ट्रेकर 2000 में एक प्रस्तुतकर्ता के रूप में काम किया, जो उन्हें पेरू और क्रोएशिया जैसे स्थानों पर ले गया, और अल्पकालिक श्रृंखला द स्ट्रीट में उनकी आवर्ती भूमिका थी। 9-24-25 कूपर को कूटनीति में करियर बनाने में रुचि थी जब उन्होंने एक्टर्स स्टूडियो में मास्टर क्लास स्नातक की डिग्री के लिए ऑडिशन दिया और जेम्स लिप्टन द्वारा उनका चयन किया गया। 26-2000 में उन्होंने न्यूयॉर्क शहर के द न्यू स्कूल में एक्टर्स स्टूडियो ड्रामा स्कूल से अभिनय में मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की। 27 वहां उन्होंने कोच एलिजाबेथ केम्प के साथ प्रशिक्षण लिया, जिनके बारे में वे कहते हैं, मैं उनके सामने अपने जीवन में कभी भी आराम करने में सक्षम नहीं था। उन्होंने उनकी कई फिल्मों पर उन्हें सलाह दी। 28 न्यूयॉर्क शहर में पढ़ाई के दौरान कूपर ने मॉर्गन्स होटल में एक दरबान के रूप में काम किया। 3 और सवाल जवाब मास्टर क्लास सत्रों में रॉबर्ट डी नीरो और सीन पेन के साथ संक्षिप्त बातचीत की, जिसे बाद में इनसाइड के एपिसोड में प्रदर्शित किया गया। अभिनेता स्टूडियो 26 आजीविका 2001-2008 प्रारंभिक भूमिकाएं। कूपर अपने एमएफए स्नातक समारोह में फिल्म वेट हॉट अमेरिकन समर 2001 के लिए शामिल नहीं हुए, जो एक कॉमेडी फिल्म थी जिसने उनके सिनेमाई करियर की शुरुआत की। 1981 में एक काल्पनिक ग्रीष्मकालीन शिविर में आयोजित इस फिल्म में उन्होंने बेन, एक परामर्शदाता, और माइकल इयान ब्लैक के चरित्र की प्रेमिका की भूमिका निभाई थी। 29 हालांकि फिल्म समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से असफल रही, लेकिन तब से इसने एक पंथ विकसित कर लिया है। कूपर ने फिल्म के प्रीक्वल वेट हॉट अमेरिकन समर फर्स्ट डे ऑफ कैंप 2015 8 एपिसोड की ने फ्लिक्स श्रृंखला में भूमिका दोहराई। 30 टेलीविजन श्रृंखला एलियास 2001-2006 में कूपर ने विल टिपिन, एक अखबार के स्थानीय रिपोर्टर, और जेनिफर गार्नर के चरित्र सिडनी ब्रिस्टो के सबसे अच्छे दोस्त की भूमिका से कुछ सफलता हासिल की। 23 गार्नर लॉस एंजल्स में मिले पहले लोगों में से एक थे और कूपर के शब्दों में बहुत ही मातृवत थे। वह मेरा ख्याल रखना चाहती थीं, यह सुनिश्चित करना चाहती थीं कि मैं हर समय ठीक रहूं। 31 कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स के एक लेखक ने उनके किरदार को यकीनन सीजन 1 का दिल कहा। 32 जैसे जैसे उनका स्क्रीन टाइम कम होने लगा, कूपर निराश हो गए। हालांकि वह केवल 3 दिन ही काम करेंगे, फिर भी उन्होंने निर्माता जे अब्राम्स से अनुरोध किया कि वे शो से उनका किरदार हटा दें। 33 अब्राम्स के साथ बातचीत के तुरंत बाद बास्केटबॉल खेलते समय कूपर की अकीलीज टेंडन फट गई। ठीक होने के दौरान उन्होंने स्थायी रूप से अभिनय छोड़ने पर विचार किया। हालांकि 2004 में उन्हें वेडिंग क्रैशर्स 2005 में कास्ट किया गया था। 33 इस अवधि के दौरान उन्होंने 2002 की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर चेंजिंग लेंस में अभिनय किया। जिन दृश्यों में वह दिखाई दिए, उन्हें फिल्म के अंतिम कट से संपादित किया गया था, लेकिन फिल्म की डीवीडी और ब्लू-रे रिलीज पर प्रदर्शित किया गया है। 34-35 अन्य भूमिकाओं में बेंडिंग ऑल द रूल्स 2002, 36 अल्पकालिक टीवी श्रृंखला मिसमैच 2003, 37 टेलीविजन फिल्म आई वांट टू मैरी रयान बैंक्स 2004 और शामिल हैं। डब ल्यूबी श्रृंखला जैक एंड बॉबी 2004-2005। 38 2007 में द मिडनाइट मीट ट्रेन के एक कार्यक्रम में कूपर ओवेन विल्सन, विंस वॉन और राचेल मैकएडम्स के साथ डेविड डोबकिन की कॉमेडी वेडिंग क्रैशर्स में अधिक प्रमुख भूमिका के साथ कूपर के करियर की संभावनाएं बेहतर हुईं। 5 फिल्म में उन्होंने क्लेयर मैकएडम्स के प्रतिस्पर्धी, अहंकारी और आक्रामक प्रेमी सैक लॉज की भूमिका निभाई। इस भूमिका को उन्होंने एक प्रकार का समाजोपथ बताया। 39 कूपर का मानना था कि विरोधी चरित्र ने उनके बारे में लोगों की धारणा बदल दी,
क्योंकि उन्होंने पहले अच्छे आदमी की भूमिका निभाई थी। 40 मिलियन डॉलर के उत्पादन बजट के साथ फिल्म ने दुनिया भर में 285 मिलियन डॉलर से अधिक की कमाई की। 1941 सितंबर 2005 में फॉक्स ने शेफ एंथनी बॉर्डन के एक संस्मरण पर आधारित सिटकॉम किचन कॉन्फिडेंशियल की शुरुआत की, जिसमें कूपर प्रमुख भूमिका में थे। श्रृंखला के लिए सकारात्मक समीक्षाओं के बावजूद कम रेटिंग के कारण केवल 4 एपिसोड के बाद शो रद्द कर दिया गया था। 42-43 मार्च 2006 में कूपर ने जूलिया रॉबर्ट्स और पॉल रुड के साथ ब्रॉडवे पर 3 डेज ऑफ रेन में पिप बटाथियो के रूप में अभिनय किया। 44 इसके बाद रोमांटिक कॉमेडी फेल्योर टू लॉन्च 2006 और व्यंग्यात्मक कॉमेडी द कमबैक्स 2007 में छोटी भूमिकाएं निभाईं। 38 कूपर अगली बार निप बटाटक 2007 के 5वें सीजन में एडन स्टोन के रूप में दिखाई दिए, जो काल्पनिक शो हार्ट्स एंड स्कैल्पल्स पर एक टेलीविजन स्टार था। 2008 में उन्होंने ओल्डर दैन अमेरिका में मुख्य भूमिका निभाई 38 और क्रिस्टन जॉनस्टन के साथ विलियम्सटाउन थिएटर फेस्टिवल में थेरेसा रेबेक के नाटक द अंडरस्टूडी के निर्माण में मंच पर दिखाई दिए। 4-5-2008 की कॉमेडी यस मैन और द रॉकर में सबसे अच्छे दोस्त से लेकर मुख्य किरदार तक की अपनी छोटी भूमिकाओं के बीच 38 कूपर को रयुहेई कितामुरा द्वारा निर्देशित हॉरर फिल्म द मिडनाइट मीट ट्रेन 2008 में मुख्य भूमिका मिली, जो इसी पर आधारित थी। क्लाइव बार्कर की 1984 में इसी नाम की लघु कहानी। एक फ्रीलांस फोटोग्राफर का डार्क किरदार निभाना, जो एक सीरियल किलर का पता लगाने की कोशिश करता है, कूपर की पिछली हास्य भूमिकाओं से अलग था और एक ऐसा अनुभव था जो उन्हें आनंददायक लगा। फिल्म को समीक्षकों से सकारात्मक समीक्षा मिली, हालांकि इसने बॉक्स ऑफिस पर कम कमाई की। 46 2009-2012 निर्णायक 2009 में द हैंगओवर के प्रीमियर पर कूपर 2009 में कूपर ने रेडियो पर म्यूजिकल गेस्ट टीवी के साथ सैटरडे नाइट लाइव की मेजबानी की, जिसमें एक स्केच में अभिनेता क्रिश्चियन बेल को चित्रित किया। 47 और फिल्म हीज जस्ट नॉट दैट इनटू यू में सहायक भूमिका में दिखाई दिए। 48 कूपर की सफल भूमिका टॉड फिलिप्स की कॉमेडी द हैंगओवर 2009 में आई। 8 उन्होंने फिल वेननेक की भूमिका निभाई, जो 3 दोस्तों एड हेल्म्स और जैक गैलिफियानाकिस में से एक था, जो लास वेगास में एक बैचलर पार्टी से उठता था और उसे पिछली रात की कोई याद नहीं थी। हैंगओवर व्यावसायिक रूप से सफल रही और संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे अधिक कमाई करने वाली R-रेटेड फिल्मों में से एक बन गई। 49 द न्यूयॉर्क टाइम्स के एओ स्कॉट ने लिखा, मिस्टर कूपर पुराने मानक पर सबसे दिलचस्प बदलाव पेश करते हैं, जिसमें वह अपने आक्रामक अहंकारी लड़के की भूमिका क्रोध के स्वर के साथ निभाते हैं, जो एक ऐसी चिंता को छिपा देता है जिसका हिसाब लगाना मुश्किल होता है, जैसा कि चूकना है। 50 अपने प्रदर्शन के लिए कूपर को 13वें हॉलीवुड फिल्म फेस्टिवल में एक पुरस्कार मिला और MTV मूवी अवार्ड्स सर्वश्रेष्ठ हास्य प्रदर्शन के लिए उनका पहला नामांकन हुआ। 51-52 डेली टेलीग्राफ की राय है कि फिल्म की सफलता ने कूपर को एक प्रामाणिक अग्रणी व्यक्ति में बदल दिया। 8 फिर भी कूपर ने 2011 में शेव के साथ एक साक्षात्कार में कहा, यह वैसा ही है। मेरा मतलब है, देखिए, निश्चित रूप से और दरवाजे खुल गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं सोमवार की सुबह सिगार लेकर बैठ जाता हूं और स्क्रिप्ट देखता हूं जिसकी पेशकश की गई है। 53 इसके अलावा 2009 में कूपर ने मनोवैज्ञानिक हॉरर केस 39 में अभिनय किया, जो एक विलंबित प्रोडक्शन था जिसे 2006 में फिल्माया गया था। 54 उन्होंने कॉमेडी ऑल अबाउट स्टीव में सैंड्रा बुलॉक के साथ जोड़ी बनाई, एक ऐसी फिल्म जिसे आलोचकों द्वारा निंदा की गई थी, जो आकर्षित करने में असफल रही।
व्यापक दर्शक वर्ग और उन्हें सबसे खराब स्क्रीन कॉम्बो के लिए गोल्डन रास्पबेरी पुरस्कार मिला। 55-56 एंथोलॉजी फिल्म न्यूयॉर्क आई लव यू 2009 के 11 खंडों में से एक में भूमिका के बाद 36 कूपर गैरी मार्शल द्वारा निर्देशित रोमांटिक कॉमेडी वैलेंटाइन डे 2010 में दिखाई दिए। जूलिया रॉबर्ट्स के साथ अभिनीत यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और इसने दुनिया भर में $215 मिलियन से अधिक की कमाई की। 57 इसके बाद उन्होंने कॉमेडी ब्रदर्स जस्टिस में अभिनय किया और लियाम नीसन, क्विंटन जैक्सन और शार्लटो कोप्ले के साथ द ए टीम के फीचर फिल्म संस्करण में काल्पनिक चरित्र टेम्पल्टन फेसमैन पेक के रूप में अभिनय किया। भूमिका की तैयारी के लिए उन्होंने चीनी, नमक और आटे का सेवन बंद कर दिया और कठिन वर्कआउट किया। 58 फिल्म को नकारात्मक समीक्षा और बॉक्स ऑफिस पर खराब रिटर्न के साथ रिलीज किया गया। 59-60 द डेली टेलीग्राफ के टिम रॉबी ने लिखा, कूपर शायद सबसे आत्ममुग्ध कलाकार के रूप में अपनी साख की पुष्टि करता है। 61 जबकि एम्पायर के नेव पियर्स ने कूपर और कोप्ले दोनों को क्रमशः स्वैगर और पागलपन का प्रदर्शन करने का श्रेय दिया, जिन्होंने दोनों अपने प्रतिष्ठित चरित्रों को पकड़ने और फिर से गढ़ने में सर्वश्रेष्ठ हैं। 62 कूपर जून 2010 में WWE रॉ के अतिथि मेजबान के रूप में दिखाई दिए। 63 2011 सैन डिएगो कॉमिक कॉन इंटरनेशनल में कूपर 2011 में कूपर ने टेक्नो थ्रिलर लिमिटलेस में अभिनय किया, जो एलन ग्लिन के 2001 के उपन्यास द डार्क फील्ड्स पर आधारित थी। नील बर्गर द्वारा निर्देशित फिल्म में उन्होंने एक संघर्षरत लेखक की भूमिका निभाई, जिसे एक नोट्रोपिक दवा से परिचित कराया जाता है, जो उसे अपने मस्तिष्क का पूरी तरह से उपयोग करने और अपनी जीवन शैली में काफी सुधार करने की क्षमता देती है। 64 बॉक्स ऑफिस वेबसाइट बॉक्स ऑफिस मोजो फिल्म की वित्तीय संभावनाओं से आशंकित थी, लेकिन दुनिया भर में $161 मिलियन की कमाई के साथ यह व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी। 65-66 वैरायटी के एक लेखक ने कूपर के प्रदर्शन के बारे में कहा कि वह प्रमुख स्टारडम की ओर आगे बढ़ रहे हैं, शुरुआती वसंत में उत्कृष्ट रिटर्न और 100 को विड प्ले पेश कर रहे हैं। 67 कॉमेडी सिक्वल द हैंगओवर पार्ट 2 2011 के साथ बड़ी व्यावसायिक सफलता मिली, जिसने दुनिया भर में $580 मिलियन से अधिक की कमाई की। 68 फिल्म की समीक्षाएं आम तौर पर नकारात्मक थीं। 69 लेकिन टाइम पत्रिका की मैरी पॉल्स ने कूपर की सराहना करते हुए लिखा कि अभिनेता एक जानदार प्रदर्शन देता है, वह मोर और एक की नकलची दोनों है। वह अच्छे लुक और शानदार के साथ धन्य है। समय निर्धारण वह प्रकार जो हर पंक्ति को मजेदार बनाता है, यहाँ तक कि छोटी छोटी बातों को भी। 70-38वें पीपुल्स च्वाइस अवार्ड्स में उन्हें पसंदीदा हास्य फिल्म अभिनेता के लिए नामांकित किया गया था। 71 वर्ष 2012 में कूपर ने 4 फिल्मों में अभिनय किया, द वर्ड्स, हिट एंड रन, द प्लेस बियॉन्ड द पाइन्स और सिल्वर लाइनिंग्स प्लेबुक। मिस्ट्री ड्रामा द वर्ड्स एक्शन कॉमेडी हिट एंड रन की तरह व्यावसायिक रूप से विफल रही। 72-73 डेरेक सियानफ्रांस के समीक्षकों द्वारा प्रशंसित अपराध नाटक द प्लेस बियॉन्ड द पाइन्स में 74 कूपर ने एक नौसिखिया पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई, एक भूमिका सियानफ्रांस ने विशेष रूप से उनके लिए लिखी थी। निर्देशक कूपर से मिलने और उन्हें इस भूमिका के लिए मनाने के लिए 5 घंटे। 2015 में रिलीज हुई कूपर की किसी भी फिल्म अलोहा, बर्न्ट या जॉय ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। 87 उन्होंने एम्मा स्टोन और राचेल मैकएडम्स के साथ कैमरून क्रो की अलोहा में अभिनय किया। 110 एशियाई अमेरिकियों के लिए मीडिया एक्शन नेटवर्क द्वारा फिल्म निर्माताओं पर कलाकारों को धोखा देने का आरोप लगाने के बाद यह परियोजना विवाद का विषय थी। 111 आलोचना के बावजूद
उन्हें 2015 टीन चॉइस अवार्ड्स में चॉइस मूवी एक्टर कॉमेडी के लिए नामांकित किया गया था। 112 जॉन वेल्स के नाटक बर्न में कूपर ने एक शेफ की भूमिका निभाई जो नशीली दवाओं के दुरुपयोग के कारण अपने करियर पर बुरा असर पड़ने के बाद अपने पूर्व गौरव को फिर से हासिल करने का फैसला करता है। जबकि फिल्म की इसके अत्यधिक क्लिच के लिए आलोचना की गई थी, 113 द हॉलीवुड रिपोर्टर के जॉन फ्रॉस्ट ने कहा, कूपर पूरी तरह से व्यस्त प्रदर्शन देता है जो लगभग हमें फिल्म के आलस्य को माफ करने के लिए मजबूर करता है। लगभग 114 बायोपिक जॉय में उनकी सहायक भूमिका ने उन्हें डेविड ओ. रसेल और लॉरेंस के साथ फिर से जोड़ा। 1152016 में उन्होंने थ्रिलर 10 क्लोवरफील्ड लेन में एक वॉयस कैमियो किया था और वॉर डॉग्स में एक सहायक भूमिका निभाई थी जो उनके और टॉड फिलिप्स की प्रोडक्शन कंपनी जॉइंट एफर्ट के तहत सह-निर्मित थी। 116117217 में कूपर ने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम में रॉकेट रैकून को फिर से आवाज दी। 2018 वर्तमान व्यावसायिक विस्तार। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर 2018 में रॉकेट रैकून की भूमिका को दोहराने के बाद 119 कूपर ने अपनी पहली फिल्म ए स्टार इज बॉर्न का निर्देशन किया जो 1937 में इसी नाम की संगीतमय फिल्म की रीमेक थी। कूपर ने फिल्म में एक स्थापित गायक जैक्सन मेन की भूमिका निभाई जिसका एली नाम की महिला लेडी गागा द्वारा अभिनीत के साथ रोमांस तब तनावपूर्ण हो जाता है जब उसका करियर उसके करियर पर हावी होने लगता है। 120 लंबे समय से एक फिल्म निर्देशित करने की इच्छा रखने वाले कूपर एक प्रेम कहानी बनाने के इच्छुक थे। लोगों ने उन्हें तीसरे रीमेक का निर्देशन करने के खिलाफ चेतावनी दी थी और उन्हें डर था कि अगर यह फिल्म विफल रही तो उनका निर्देशन करियर खत्म हो जाएगा। 121 फिल्म का प्रीमियर अगस्त 2018 में 75वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ और आलोचकों की प्रशंसा के लिए इसे अक्टूबर में दुनिया भर में रिलीज किया गया। 123 कूपर के निर्देश पर वैरायटी के ओवेन ग्लीबरमैन ने लिखा कि यह कहना कि कूपर अच्छा काम करता है उसकी उपलब्धि को कम आंकना होगा और वह सीधे ऊंचे तार पर पहुंच जाता है। 124 रोजर एबर कॉम के लिए लिखते हुए ब्रायन टैलेरिको ने कहा कि कूपर अपने करियर का कुछ बेहतरीन काम करते हैं और उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। उनकी गायन क्षमताओं और गागा के साथ उनकी केमिस्ट्री की प्रशंसा करते हुए 125 फिल्म ने $36 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर $436 मिलियन से अधिक की कमाई की। 126 2018 में ए स्टार इज बॉर्न के प्रीमियर में कूपर उन्होंने इसके साउंड ट्रैक में अभिनय, सहलेखन, सह-निर्माण, निर्देशन और योगदान दिया। कूपर ने इस परियोजना पर काम करते हुए लगभग 4 साल बिताए जिसमें भूमिका की तैयारी के लिए 6 महीने तक सप्ताह में 5 दिन आवाज, पियानो और गिटार की शिक्षा लेना भी शामिल था। 127 उन्होंने और गागा ने ए स्टार इज बॉर्न के साउंड ट्रैक के अधिकांश गीतों का सहलेखन और निर्माण किया जिसे उन्होंने लाइव रिकॉर्ड करने पर जोर दिया। कूपर ने तैयारी के लिए 18 महीने तक गायन का प्रशिक्षण लिया जिसमें मुखर प्रशिक्षक रोजर लव की मदद भी शामिल थी। 129 एल्बम में ब्लूज रॉक, कंट्री और बबलगम पॉप के तत्व शामिल हैं। 131 बिलबोर्ड का कहना है कि इसके बोल बदलाव की चाहत, इसके संघर्ष, प्यार, रोमांस और जुड़ाव के बारे में हैं और संगीत को कालातीत, भावनात्मक, गंभीर और गंभीर बताया है। वे कलाकारों द्वारा लिखे गए गीतों की तरह लगते हैं जो स्पष्ट रूप से बेहद गड़बड़ हैं ऊपर लेकिन श्रोता के दिल पर चोट करती है। 132 एल्बम की रिलीज फिल्म के साथ हुई और इसमें 19 मूल गीतों सहित 34 ट्रैक शामिल हैं।
इसे आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। 133 द वाशिंगटन पोस्ट के मार्क कैनेडी ने इसे 5 सितारा चमत्कार कहा और द गार्जियन के बेन ब्यूमोंट थॉमस ने इसे गागा की भावनात्मक ताकत से भरपूर तत्काल क्लासिक्स कहा। 134 व्यावसायिक रूप से साउंडट्रैक अमेरिका, आयरलैंड और यूके में नंबर 1 पर पहुंच गया। 135 रिकॉर्ड का मुख्य एकल शैलो सितंबर में रिलीज हुआ था। 136 और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड और यूके में नंबर 1 पर पहुंच गया। 137 फिल्म के लिए कूपर को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए राष्ट्रीय समीक्षा बोर्ड पुरस्कार और नाटक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए 2 गोल्डन ग्लोब नामांकन प्राप्त हुए। 138 कूपर ने शैलो के लिए 2 ग्रैमी नामांकन अर्जित किए। वर्ष का रिकॉर्ड और सर्वश्रेष्ठ पॉप जोड़ी बटा समूह प्रदर्शन बाद में जीत। संपूर्ण साउंड ट्रैक को 2 अलग अलग समारोहों में 7 ग्रैमी नामांकन प्राप्त हुए। 142वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कारों में ए स्टार इज बॉर्न को 7 नामांकन प्राप्त हुए, जिनमें से 5 कूपर के लिए थे। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन, अग्रणी भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा और सर्वश्रेष्ठ फिल्म संगीत केवल पुरस्कार ही जीता। इनमें से अंतिम परिणामस्वरूप कूपर बाफ्टा के इतिहास में एक ही समारोह में 5 नामांकन प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बन गए। 141 कूपर को 3 अकादमी पुरस्कारों के लिए भी नामांकित किया गया था: सर्वश्रेष्ठ चित्र, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा। 142 बाद में उन्होंने टिप्पणी की कि समारोह में निर्देशन नामांकन हासिल करने में विफलता से वह शर्मिंदा थे। 143 कूपर अगली बार द म्यूल 2018 में क्लिंट ईस्टवुड के साथ फिर से जुड़े, जो द्वितीय विश्व युद्ध के अनुभवी लियो शार्प के जीवन पर आधारित एक अपराध फिल्म थी जिसमें कूपर ने एक डीईए एजेंट की भूमिका निभाई थी। 1442019 में कूपर ने टॉड फिलिप्स की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर जोकर का सह निर्माण किया, जिसमें जोकिन फीनिक्स ने अभिनय किया। 145 इसने दुनिया भर में $1 बिलियन से अधिक की कमाई की, जिससे यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली R-रेटेड फिल्म बन गई और उन्हें सर्वश्रेष्ठ चित्र के लिए अकादमी पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए बाफ्टा पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। 146 147 148 कूपर एवेंजर्स एंडगेम 2019 में रॉकेट के रूप में लौटे, जो संक्षेप में सभी समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 149 कूपर की 2021 की दोनों रिलीज आने वाली कॉमेडी ड्रामा लिकोरिस पिज़्ज़ा और मनोवैज्ञानिक थ्रिलर नाइटमेयर एले को आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। 150 लेकिन बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन किया। 151 पॉल थॉमस एंडरसन के लिकोरिस पिज़्ज़ा में फिल्म निर्माता जॉन पीटर्स की उनकी 8 मिनट की भूमिका में वेराइटी की जेनेल रिले ने कूपर को दृश्य चोरी करने वाला पाया। रिले ने लिखा है कि वह किसी तरह बेतुका और खतरनाक दोनों होने का प्रबंधन करता है। यह दुर्लभ दृश्य है जो देखने के लिए लगभग बहुत तीव्र है, फिर भी आप इसे समाप्त नहीं करना चाहते हैं। 152 विलियम लिंडसे ग्रेशम के इसी नाम के उपन्यास का रूपांतरण नाइटमेयर एलाई में कूपर को एक महत्वाकांक्षी कार्निवल कार्यकर्ता के रूप में दिखाया गया, जिसके लिए उन्होंने मुक्केबाजी की शिक्षा ली और अपना पहला पूर्ण नग्न दृश्य प्रस्तुत किया, जो उन्हें चुनौतीपूर्ण लगा। कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म को खत्म होने में काफी समय लगा। 1532021 में अपनी फिल्मों की समीक्षा करते हुए आलोचक चार्ल्स ब्रामेस्को ने कहा कि कूपर ने नाइटमेयर एले में अब तक का अपना सबसे कमजोर और कष्टप्रद प्रदर्शन दिया। 154 कूपर ने फिल्म के निर्माण के लिए सर्वश्रेष्ठ चित्र के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए चौथा नामांकन प्राप्त किया। 155
कूपर ने 2022 डिज्नी प्लस सीरीज आई एम ग्रूट और विशेष द गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलिडे स्पेशल में रॉकेट को आवाज दी और 2023 की फिल्म गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम में फिर से ऐसा किया। 3 156 157 158 इनमें से अंतिम रॉकेट के दर्दनाक अतीत पर केंद्रित है। इसने सीबीसी न्यूज के जैक्सन वीवर को कूपर को कुछ वास्तविक प्रतिभाशाली लाइव अभिनेता से आवाज अभिनेताओं में से एक करार दिया। 159 कूपर ने इसके बाद मेस्ट्रो 2023 का निर्देशन, निर्माण और सह लेखन किया, जो संगीतकार लियोनार्ड बर्नस्टीन और उनकी पत्नी फेलिशिया मोंटेलेग्रे के बीच संबंधों के बारे में एक जीवनी नाटक है, जिसमें उन्होंने कैरी मुलिगन के मोंटेलेग्रे के विपरीत बर्नस्टीन को भी चित्रित किया। 160 ए स्टार इज बॉर्न की रीनिंग के बाद फिल्म निर्माता स्टीवन स्पीलबर्ग ने उन्हें इस परियोजना का निर्देशन करने के लिए नियुक्त किया था। 161 बर्नस्टीन की भूमिका निभाने के लिए कूपर द्वारा कृत्रिम नाक के इस्तेमाल पर विवाद खड़ा हो गया, जिसे कुछ लोगों ने जूफेस का उदाहरण माना। 162 बर्नस्टीन के बच्चों और एंटी डिफेमेशन लीग दोनों ने कूपर का बचाव किया था। 163 164 बीबीसी कल्चर के लिए फिल्म की समीक्षा करते हुए निकोलस बार्बर ने लिखा, मेस्ट्रो कूपर के निर्देशन में बनी पहली फिल्म ए स्टार इज बॉर्न में जो सुझाव दिए आ गया था उसकी पुष्टि करता है। उनकी महत्वाकांक्षाएं आसमान छूती हैं और उनके पास तकनीकी प्रतिभा और बड़े दिल वाले हैं उन महत्वाकांक्षाओं को ईमानदारी से पूरा करने की ईमानदारी। 165 उन्होंने अपने निर्देशन और प्रदर्शन के लिए 2 और गोल्डन ग्लोब नामांकन अर्जित किए। 166 कूपर अगली बार फिलिप्स के सीक्वल जोकर फोलिए ड्यूक्स का निर्माण करेंगे, जिसमें जोक्विन फीनिक्स और लेडी गागा मुख्य भूमिका में होंगे। 167 व्यक्तिगत जीवन कूपर 2009 में संयुक्त सेवा संगठनों के दौरे के दौरान बोलते हुए, मनोरंजन उद्योग में कूपर के शुरुआती वर्ष कठिनाइयों से भरे रहे। जब अलियास के दूसरे सीजन में उनकी भूमिका को घटाकर बहुत कम कर दिया गया, तो उन्होंने शो बिजनेस छोड़ने पर विचार किया। 168 उनके मादक द्रव्यों की लत और उनके करियर के बारे में संदेह ने आत्महत्या के विचारों को जन्म दिया। 169 कूपर अपने दोस्त और साथी अभिनेता विल आर्नेट को मादक द्रव्यों के सेवन से निपटने और उपचार लेने में मदद करने का श्रेय देते हैं। 170 कूपर ने 2004 से शराब का सेवन बंद कर दिया है। उनका कहना है कि इससे उनका जीवन नष्ट हो जाए आता। 171 मैं एक पार्टी में था और मैंने जानबूझकर अपना सिर कंक्रीट के फर्श पर पटक दिया, जैसे अरे देखो मैं कितना सख्त हूं। और मैं ऊपर आया और खून टपकने लगा और फिर मैंने इसे दोबारा किया। मैंने रात बिताई अस्पताल में बर्फ का एक मोजा लेकर, इस इंतजार में कि वे मुझे टाके लगाएंगे। मैं बहुत चिंतित था कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं कैसा महसूस कर रहा हूं, मैं उस दिन कैसे जीवित रहूंगा। मुझे हमेशा एक बाहरी व्यक्ति की तरह महसूस हुआ। मैं बस अपने दिमाग में रहता था। मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी क्षमता के अनुरूप नहीं जी पाऊंगा और इससे मैं बहुत डर गया था। मैंने सोचा, वाह, मैं वास्तव में अपना जीवन बर्बाद करने जा रहा हूं, मैं सचमुच इसे बर्बाद कर दूंगा। कूपर, द हॉलीवुड रिपोर्टर, सितंबर 2012 9 अक्टूबर 2006 में कूपर की अभिनेत्री जेनिफर एस्पोसिटो से सगाई हो गई और उन्होंने दिसंबर में शादी कर ली। मई 2007 में उन्होंने तलाक के लिए अर्जी दायर की, जिसे नवंबर में अंतिम रूप दिया गया। 172 अपनी छोटी सी शादी के बारे में उन्होंने बताया, यह बस कुछ हुआ था। अच्छी बात यह है कि हम दोनों को इसका एहसास हुआ। कभी कभी आपको इसका एहसास होता है। 173 एस्पोसिटो से शादी से पहले
2006 में केस 39 की शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात रेनी ज़ेल्वेगर से हुई थी। 2009 में जब फिल्म रिलीज हुई थी, तब मीडिया ने उनके रिश्ते की प्रकृति के बारे में अनुमान लगाया था। कथित तौर पर 2011 में उनका ब्रेकअप हो गया। 175 उन्होंने दिसंबर 2011 से जनवरी 2013 तक अभिनेत्री जो सल्दाना को डेट किया। 176 इसके बाद उन्होंने मार्च 2013 में अंग्रेजी मॉडल और अभिनेत्री सूकी वॉटरहाउस को डेट करना शुरू किया। उनका रिश्ता 2 साल बाद खत्म हो गया। 177 कूपर अप्रैल 2015 से जून 2019 तक रूसी मॉडल इरीना शायक के साथ रिश्ते में थे। 178 उनकी एक बेटी है, लीडे सीन, जिसका जन्म मार्च 2017 में हुआ। 181 कूपर और उनका परिवार एक करीबी रिश्ता साझा करते हैं। 2011 में फेफड़ों के कैंसर से अपने पिता की मृत्यु के 2 साल बाद वह अपनी मां के साथ लॉस एंजल्स में स्थानांतरित हो गए। 182 उन्होंने कहा कि अपने पिता के निदान के बाद मैं बहुत भाग्यशाली स्थिति में था, क्योंकि मैं अपने जीवन के सभी पहलुओं में सब कुछ रोककर पूरी तरह से उनकी देखभाल पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम था। उन्होंने अपने पिता के इलाज की प्रक्रिया को बस भारी, अविश्वसनीय रूप से तनावपूर्ण, जटिल और बहुत अधिक खर्च करने वाली बताया है। 183 तब से उन्होंने उन संगठनों का समर्थन किया है जो कैंसर से लड़ने में मदद करते हैं। 183 जून 2014 में वह चैरिटी होल इन द वॉल गैन कैंप के निदेशक मंडल में शामिल हुए, जो एक गैर लाभकारी संगठन है जो कैंसर से जूझ रहे लोगों की सेवा करता है। 184 अप्रैल 2016 में उन्होंने पार्कर इंस्टीट्यूट फॉर कैंसर इम्यूनोथेरेपी के लॉन्च में भाग लिया, जो कैंसर रोगियों के लिए काम करता है। 183 उन्होंने स्टैंड अप टू कैंसर के 5वें द्विवार्षिक टेलीकास्ट के लिए एक कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया, जो एक प्राइम टाइम धन उगाहने वाला विशेष कार्यक्रम था जो सितंबर में प्रसारित हुआ था। 185 2009 में कूपर ने अल्जाइमर एसोसिएशन के एक अभियान में भाग लिया जिसका उद्देश्य अल्जाइमर रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। 186 वह अल्जाइमर एसोसिएशन सेलिब्रिटी चैंपियंस के सदस्यों में से एक भी हैं, जो इसी उद्देश्य के लिए शुरू की गई एक पहल है। 187-2015 में कूपर ने गॉट योर 6 ग्रुप के लिए द नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी में बात की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सैन्य दिग्गजों का लोकप्रिय संस्कृति में बेहतर प्रतिनिधित्व हो। 188 कूपर ने डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवारों को दान दिया है और तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा को सुनने के लिए 2016 डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन, जब हिलेरी क्लिंटन को राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन प्राप्त हुआ था, में भाग लिया था। 189 वह बराक ओबामा को अविश्वसनीय राष्ट्रपति मानते हैं। 190 फिलाडेल्फिया में पले बढ़े कूपर नेशनल फुटबॉल लीग के ईगल्स के प्रशंसक हैं और उन्होंने सिल्वर लाइनिंग्स प्लेबुक भूमिका के अलावा टीम की ओर से कई भूमिकाएं निभाई हैं। उन्होंने ESPN प्रोमो में सांता क्लॉस के साथ सुधार करने की कोशिश करते हुए एक स्नोबॉल की आवाज दी, जिसमें 1968 फिलाडेल्फिया ईगल्स सीजन की एक कुख्यात घटना का संदर्भ दिया गया था, और 2018 में ईगल्स की पहली सुपर बाउल जीत सहित गेम में मालिक जेफरी लुरी को अपने बॉक्स में शामिल कर लिया है। 191 मीडिया छवि और कलात्मकता। हॉलीवुड रिपोर्टर के बिल फेल्प्स ने कूपर को शांति का प्रतीक बताया है। 9 जबकि उनके दोस्त उन्हें शराब की लत से पहले एक मधुर, रक्षात्मक, असुरक्षित व्यक्ति के साथ असाधारण रूप से खुले व्यक्ति के रूप में पाते थे। ब्रायन क्लुगमैन, द वर्ड्स के सह निदेशक और बचपन के दोस्त, उनके बारे में कहते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो ऐसा हो बेहतर पसंद आया।
नौ टॉड फिलिप्स द हैंगओवर ट्रायलॉजी के निदेशक का मानना है कि कूपर का ऑन स्क्रीन व्यक्तित्व उनके व्यक्तित्व से बिल्कुल विपरीत है। वह बहुत असुरक्षित है। असुरक्षित सही शब्द नहीं है। और उसमें एक गर्मजोशी है जिसे आप कभी नहीं जान पाएंगे। नौ फिलिप्स के विपरीत कूपर का मानना है कि उनका व्यक्तित्व अभिनय से संबंधित है। मैं लोगों का आनंद लेता हूँ, इससे यह पेशा बहुत आसान हो जाता है और मैं कहीं भी सो सकता हूँ। यह एक कौशल है। 8 करियर विश्लेषण के एक भाग के रूप में इंडिवायर के ओलिवर लिटलटन ने देखा कि अपने करियर की शुरुआत में कूपर को मुख्यधारा की कॉमेडी में घटिया बॉयफ्रेंड या सबसे अच्छे दोस्त के रूप में टाइपकास्ट किया गया था, लेकिन बाद में कई सफल फिल्मों में अभिनय करने के बाद वह हॉलीवुड के सबसे कुशल अभिनेताओं में से एक के रूप में उभरे। 192 कूपर को कई प्रकार की फिल्मों में अभिनय के लिए जाना जाता है। 193 फिल्म्स ने उन्हें चुनौतीपूर्ण और उत्तेजक, छोटी और दिलचस्प, शांत छवि को जोखिम में डालकर चुनने का श्रेय दिया। जिसन तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बात करी इस मूवी के बारे में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर ले ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों इसके बारे में मैंने आपको सारी कुछ जानकारी बता ही दी है। आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और 21 दिसंबर को ये हमें देखने को मिलने वाली नेटफ्लिक्स पर आपको हर एक रीजनल लैंग्वेज में देखने को मिलेगी और बड़े स्केल पर इसे रिलीज़ किया जा रहा है, तो एक तरह से हर लैंग्वेज में ये प्रोवाइड कराई जाएगी। बाकी दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मैं इसकी एक्सप्लेनेशन भी लेकर आऊँगा आप जिस लैंग्वेज के लिए सबसे ज़्यादा कमेंट आएगा उस लैंग्वेज के अंदर। बाकी सबटाइटल मैं आपके लिए ऐड कर दूंगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।